हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो उनमें से कुछ हम लोगों ने देखा था ऑफिस सॉफ्टवेयर में, जैसे वर्ड प्रोसेसर था। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में हम लोग बात किए थे, जिसमें हम तुमको एग्जांपल के रूप में कहे थे कि एमएस एक्सेल वगैरह यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर है आज के समय में, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन शॉर्ट डीबीएमएस। कंप्यूटर के फील्ड में या कंप्यूटर के पढ़ाई में अगर हम लोग कहें तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पर एक पेपर ही पढ़ना होता है, और इस पर बेस्ड बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी है जिसके बारे में लोग पढ़ाई करते हैं। इसका स्कोप काफी ज्यादा है, क्योंकि आज के समय में चाहे वो कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई हॉस्पिटल हो, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो रन कर रहा है, तो वो सभी डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं। अलग अलग तरह का डेटा वहां पर रहता है। जैसे अगर मान लो उदाहरण के तौर पर अगर कॉलेज का ही डेटा लिया जाए, जैसे मान लो इंटर साइंस कॉलेज का ही अगर हम लोग बात करें, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग होगा क्या, तो इसमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा है उसको मैनेज करने के लिए। तो अब सवाल उठता है कि डेटा क्या क्या हो सकता है। तो बहुत तरह का हो सकता है कि भाई स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो सकता है कि कौन स्टूडेंट कहाँ से हैं, उनके पेरेंट्स का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, कितना मार्क्स उसका 10th में आया था, किस स्कूल से उन्होंने 10th पास किया है। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के बारे में हो सकता है डेटा। फिर वहाँ के टीचिंग स्टाफ्स के बारे में डेटा हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स के बारे में डेटा हो सकता है, यहाँ तक कि कॉलेज के बारे में भी डेटा हो सकता है कि भाई कितने जमीन में ये है, इसका एफिलिएशन कब तक है या फिर लाइफ टाइम है, तो एफिलिएशन कहाँ से मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है कॉलेज का। तो ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है हम लोग देखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक पैकेज है। इट इज अ पैकेज जो कि मैनेज करता है, हैंडल करता है बल्क ऑफ स्टोर्ड डेटा, कि बहुत सारा डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड हमारे पास है, तो उन पर अलग अलग तरह का काम, उसको मैनेज करना, मैनिपुलेट करना। क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि सपोज करो कि जैसे हम उदाहरण के तौर पे कॉलेज का ही एग्जांपल ले रहे थे, तो इन केस मान लो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है कि भाई वो सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना जो किसी पर्टिकुलर एरिया से आते हैं। जैसे मान लो अगर हम कहें कि भाई गिरिडीह के कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ हैं, तो वो देखा जा सकता है। या अगर ये रिकॉर्ड देखना हो कि भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कॉलेज में जिनका मैट्रिक में 75% से अबव मार्क्स आया था, वो भी देखा जा सकता है। या हम चाहें तो जो रिकॉर्ड है उसको हम सॉर्टिंग कर लें किसी पर्टिकुलर क्रम में, ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में किसी फील्ड के आधार पर, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, नाम के आधार पर, नंबर के आधार पर। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण हो सकता है जहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे काम में आता है। तो आज के समय में जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे एबिलिटी को बढ़ाता है, जिसमें कि हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उनको मैनिपुलेट करते हैं। इनके लिए हमारे पास बहुत सारा टूल्स अवेलेबल होता है। तो कुछ अगर उदाहरण ले हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो जैसे मान लो एसक्यूएल है, ओरेकल है, डॉटनेट है, ठीक है, माई एसक्यूएल भी है। तो एमएसएसएस जिसको कहेंगे पैकेज के रूप में, माई एसक्यूएल तो लैंग्वेज हो गया, एसक्यूएल लैंग्वेज हो गया। लेकिन अगर पैकेज का बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो जैसे ओरेकल हो गया, एमएसएसएस हो गया, ऐसा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है।
जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो चलिए, ये तो बात हो गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस। ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन, ग्राफिक, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस। इनका भी जरूरत पड़ता है ऑफिस में, कि अगर मान लो किसी ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों को ग्राफिक्स टूल्स का भी रिक्वायरमेंट होता है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस का भी रिक्वायरमेंट होता है, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकें, उनको समझा सकें बाय यूजिंग एनिमेशंस और ग्राफिक टूल्स, ये सब के मदद से, डिफरेंट चार्ट्स वगैरह के मदद से, स्लाइड्स के मदद से। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस टूल्स के रूप में हमारे काम में आता है। जैसे सबसे पहले अगर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बात करें तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इमेजेस को मैनिपुलेट करता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इमेजेस को मैनिपुलेट करेगा, इमेजेस पर काम करेगा, इमेज ड्रॉ करना, एडिट करना, कलर करना, मतलब जितना भी इमेजेस पर काम करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं वो हमको ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमको फैसिलिटेट करता है मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस में, तो वो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब अगर मान लो हम लोग इमेजेस के साथ साथ बात करें टेक्स्ट का, साउंड का, कंप्यूटर एनिमेशन का, या फिर वीडियो सीक्वेंसेस को हम लोग मैनिपुलेट करना चाहें, ग्राफिक्स के साथ, इमेजेस के साथ हम साथ में इंक्लूड करना चाहें, उसमें टेक्स्ट है, साउंड है। जैसे मान लो अगर हम कोई ग्राफिक्स दिखला रहे हैं, साथ में बैकग्राउंड में हम कोई म्यूजिक चला रहे हैं या कोई सॉन्ग चला रहे हैं, या फिर सपोज करो कि कोई स्टोरी बतला रहे हैं किसी इमेजेस के कलेक्शन के मदद से, तो इन सबको जो इनकॉर्पोरेट करता है, एक साथ लाता है, ठीक है, इमेजेस के साथ टेक्स्ट, साउंड, वीडियो सीक्वेंसेस, ये सब को जो इनकॉर्पोरेट करता है, एक जगह लाता है, उसको हम लोग कहेंगे ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। डिफरेंट एनिमेशंस वगैरह पर अगर हम लोग इस पर काम करते हैं तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये हो गया। ठीक है, और फाइनली जब हम लोग बात करते हैं इसका क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस का, तो उस पर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करता है प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स, है ना, वो कहलाता है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। मतलब जैसे डिफरेंट स्लाइड्स वगैरह हम लोग बनाते हैं या डिफरेंट एनिमेशंस के सीक्वेंस को अगर हम लोग बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन टूल्स जो प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये 3 तरह का सॉफ्टवेयर हो गया जो हमारे मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें हायरार्की का, हायरार्की कहने का मतलब उसका क्रम क्या है, सॉफ्टवेयर मैंने सीपीयू हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर तक में किस तरह से हम लोग उसको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि सबसे कोर में मतलब सेंटर में मेरा होगा हार्डवेयर भाई। ठीक है, कोर जो इसका पार्ट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, कोर पार्ट मेरा हार्डवेयर हो गया, जिसमें तुम्हारा आ गया क्या क्या आ जाएगा, सीपीयू होगा, डिस्क होगा, माउस होगा, है ना, डिस्प्ले यूनिट होगा, मॉनिटर, एटसेट्रा, और भी बहुत सारा है। तो ये हार्डवेयर आ गया मेरा कोर पार्ट में। अब इन हार्डवेयर पर काम करने के लिए हमारे पास क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होंगे, सिस्टम
सॉफ्टवेयर्स, ये अगला लेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में तुमको क्या क्या मिल सकता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, लैंग्वेज प्रोसेसर्स मिलेगा, जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और फिर डिवाइस ड्राइवर्स, तो ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का लेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप सिस्टम को नहीं चला सकते हो। तो ये एक इंटरमीडिएट पोर्शन हो गया, इसका मैंने माध्यम हो गया, इंटरफेस हो गया। और सबसे टॉप लेवल पर जिसको यूजर यूज करता है कंप्यूटर पर काम करने के लिए, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत तरह का चीज होगा, जैसे स्प्रेडशीट के बारे में हम लोग बात किए, स्प्रेडशीट होगा, डीबीएमएस होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर भी हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होगा, मल्टीमीडिया होगा, वर्ड प्रोसेसर होगा, वर्ड प्रोसेसर, और ऐसा बहुत सारा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संभव है जो कि हो सकता है। तो ये हमारा कहा जाए कि ये हायरार्की हो गया किसी सिस्टम का, कि कोर पार्ट हार्डवेयर का, जहां पर सारे सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब। अब इनको चलाने के लिए जरूरत है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट ये चलेगा नहीं, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो उसको रन कराने के हमारे काम में आएगा, है ना। बिना एप्लीकेशन प्रोग्राम के कुछ बेसिक काम आप कर सकते हो कंप्यूटर सिस्टम पर, है ना, लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं कर सकते। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, मस्ट है। ये इंटरफेस के रूप में काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आएगा, लैंग्वेज प्रोसेसर आएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आएगा, डिवाइस ड्राइवर्स आएगा, ये सब आएगा। और फिर टॉप लेवल में जो यूजर के क्लोज है वो है मेरा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें अलग अलग तरह की चीजें आ जाएंगी। जरूरत के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया होगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ यूजर्स के लिए, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो ऐसा काफी सारी चीजें हैं इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये तो हो गया भाई ऑफिस सॉफ्टवेयर्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब देखो डोमेन से हमारा मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है कि कोई एक एरिया खास जिससे बाहर वो चीज नहीं जा सकता है, मतलब किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी खास पर्पस के लिए। तो डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहने का मतलब है कि अगर कोई स्पेसिफिक क्लाइंट हो, कोई स्पेसिफिक कस्टमर या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, उनके जरूरत के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर बना होगा वो हमारा कहलाएगा डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप इसमें कॉमन एग्जांपल के रूप में ले सकते हो। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल हो सकता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्कूल को मैनेज कर रहा है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर, अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये सॉफ्टवेयर खास किस चीज को ध्यान में रख करके बनाया गया होगा, तो स्कूल मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो स्कूल मैनेज करने का मतलब क्या हो गया कि भाई स्कूल में जितने भी तरह के डेटा हैं,
मतलब इसमें तुमको फैसिलिटीज क्या क्या रह सकता है, सोच करके देखो। अगर मान लो कोई एक प्रोग्रामर है जिसको कि किसी स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो क्या क्या बात का ध्यान रखेगा कि भाई सबसे पहले तो उसको रखना पड़ेगा सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, कि सारे स्टूडेंट का डेटा एंट्री के लिए उसके पास प्रोविजन होना चाहिए। टीचिंग स्टाफ्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स का डेटा एंट्री के लिए प्रोविजन होना चाहिए कि वो सबका रिकॉर्ड भी वो सेव करके रखेगा, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट प्रिपरेशन का भी उसमें फैसिलिटी होना चाहिए। अटेंडेंस वाला फैसिलिटी होना चाहिए कि भाई कौन स्टूडेंट कितना दिन आ रहा है नहीं आ रहा है, उसमें अगर कोई चाहे स्कूल तो ये इन एडिशन ऐड करा सकता है फैसिलिटी कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट एब्सेंट कर रहा है तो उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट मैसेज चला जाए कि जिस दिन उसका अटेंडेंस चढ़ा वो एब्सेंट रहा, तो एब्सेंट वाले स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो उनके पेरेंट्स के पास चला जाएगा। तो ये फैसिलिटी हो सकता है। फिर तो तुम्हारा क्या कहते हैं, पास्ट ईयर्स का जो रिकॉर्ड है रिजल्ट का वो उसमें रहना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि स्कूल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, इन सब से रिलेटेड जितना भी डेटा है उन सबको वो स्टोर करके रखेगा और जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम करेगा। एक बात तुमको हम और समझा देते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है शुरुआत में ही अपने आप में पूर्ण नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे समय के साथ आवश्यकताएं बदलती हैं, तो अगर मान लो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कोई ऐसा बनाना चाहिए कि वो अपग्रेडेबल हो बाद में। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि भाई मोबाइल में भी रेगुलर इंटरवल पर हम लोगों को अपडेट्स मिलते हैं, है ना। वो ऐप भी जितना भी है वो सब भी रेगुलर इंटरवल पर अपडेट होता रहता है, कुछ बग्स वगैरह फिक्स किया जाता है उसमें या फिर कोई नया फैसिलिटी ऐड किया जाता है। तो उसी तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए हार्ड एंड फास्ट कि एक बार बन गया तो बन गया, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अपग्रेडेबल होना चाहिए कि समय के साथ रिक्वायरमेंट के साथ उसमें बदलाव किया जा सके। तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का काम यही है कि स्कूल से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो ये पूरा करेगा। नेक्स्ट मान लो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब इन्वेंटरी का मतलब समझते हो? इन्वेंटरी से मेरा मतलब होता है कि अगर मान लो कोई एक शॉप है, कोई एक दुकान है या मॉल है, तो पर डे में जो उसमें ट्रांजैक्शंस हो रहा है मतलब कुछ प्रोडक्ट उसके सेल आउट हो रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, स्टोर में ला रहा है, तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना इस सॉफ्टवेयर में, इस तरह के सॉफ्टवेयर में ये सब फैसिलिटीज होना चाहिए कि एट अ पार्टिकुलर टाइम स्टोर में कितने प्रोडक्ट कितने अमाउंट में हैं। फिर अगर मान लो कि वो जो सेल आउट रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, तो जैसे जैसे मान लो वो सेल आउट होगा प्रोडक्ट, तो वो अमाउंट डिडक्ट ऑटोमेटिकली होना चाहिए स्टॉक में से। या फिर अगर कोई माल उतरा, वहां पर सामान उतरा, तो वो ऑटोमेटिकली जब डेटा एंट्री होगा चढ़ेगा उसमें कि ये सब हमारे पास प्रोडक्ट आए हैं नया, तो वो सब ऑटोमेटिकली पुराने प्रोडक्ट का जो संख्या था उसमें ऐड हो जाना चाहिए। तो ये सारा मैनेज होना चाहिए। पर डे का कितना सेल है ये रिकॉर्ड उसको एट द एंड ऑफ डे मिल जाना चाहिए। बिल जनरेशन होना चाहिए, है ना, कि हर एक कस्टमर जो कि सामान खरीदा उसके लिए वो बिल जनरेट करेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ डे टोटल सेल कितना हुआ ये वो बताएगा, कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका, कितना स्टॉक में अब रह गया, ताकि जो स्टोर का मैनेजमेंट है, मैंने मैनेजमेंट कमेटी है या कोई ऑनर है, ये डिसाइड कर सके कि क्या किसी प्रोडक्ट को हमको और लाना है, दुकान में कम है जरूरत से, उसको हमको खरीदना है, स्टोर करना है, ये सारा डिसीजन वो ले सके। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग कह सकते हैं पेरोल सिस्टम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, तो वहां पर निश्चित रूप से
एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं तो सबका सैलरी भी बनता है। तो पेरोल सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसका काम यही है, पेमेंट के लिए क्रिएट करना सारा चीज। मतलब कहने का कि ग्रॉस सैलरी कितना है, क्या उनका डिडक्शन है, एम्प्लॉय का डिटेल क्या है, क्या उसका डेजिग्नेशन है, सैलरी कितना उसका बन रहा है ग्रॉस, उसमें डिडक्शन कितना है, क्या उसका कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह है किसी सेविंग LICs वगैरह में जहां पर वो इनकम टैक्स डिडक्शन पा सकता है। तो ये सारे चीजों को मैनेज करने के लिए हम लोग कह सकते हैं पेरोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये जो है इस तरह का सॉफ्टवेयर कहां यूज होगा, किसके लिए यूज होगा? तो ये जनरली हम लोग कह सकते हैं कॉमर्शियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पर हम लोग ये मैनेज करना चाहें उसका जनरल लेजर, बही खाता जो हम लोग कह सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो बही खाता को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज कर सकते हैं कि क्या एसेट है भाई, क्या बजट है, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग क्या है, स्पेंड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, उसमें लेजर क्रिएट होना चाहिए, कितना अकाउंट हमारा ऐसा है जो पेएबल है, मतलब कितना का पेमेंट करना है, कितना पेमेंट हमारा रिसीव हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ये अकाउंटिंग से रिलेटेड जितना भी काम होगा उसको ये हैंडल करेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो एक नाम तुम लोग हो सकता है सुने होंगे, टैली। तो टैली का यही काम होता है कि जनरल जो लेजर वगैरह क्रिएट हम लोग उसमें आसानी से करते हैं कि किसी कंपनी का जो बही खाता है वो उसकी मदद से चलेगा, इतना क्रेडिट इतना डेबिट, वो कॉमर्शियल एप्लीकेशन का बात है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला जो होगा होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है, होटल में क्या क्या काम हो सकता है? तो भाई अवेलेबिलिटी ऑफ रूम हो सकता है कि कितने रूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, किसी पार्टिकुलर डेट में खाली है, कौन गेस्ट किस समय चेक इन किया, किस समय वो चेकआउट कर रहा है, उनका बिल कितना होगा उनका इस ड्यूरेशन में। ठीक है, अगर मान लो कोई पेंडिंग हमारा रिक्वेस्ट है बुकिंग के लिए, उसको हैंडल करना कि जैसे ही कोई रूम खाली हुआ उसको अलॉट कर दिया जाए। तो या फिर हम लोग ये कह सकते हैं उसका टर्म क्या होता है, वो जो साफ सफाई वाला आता है वो सब भी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जिसको हाउस कीपिंग वर्क बोलते हैं, तो हाउस कीपिंग का ध्यान रखेगा, गेस्ट हिस्ट्री रखेगा, ये भी मैंने रिकॉर्ड उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर अगर मान लो कभी कोई ऐसा जरूरत पड़ा कि किसी पार्टिकुलर डेट में कोई पार्टिकुलर पर्सन उस होटल में था कि नहीं, अगर इसका रिकॉर्ड कहीं कोई मांग ले तो वो भी उसको बताना चाहिए। मैंने ये रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा, प्रीवियस गेस्ट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो ये सारा चीज चेक इन चेक आउट, अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स, हाउस कीपिंग, फिर ये गेस्ट हिस्ट्री, तो ऐसा बहुत सारा चीज है, गेस्ट रिजर्वेशन, ये सब बहुत सारा चीज है जो ये हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं रिजर्वेशन, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही यूज होता है, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं कि भाई टिकट रिजर्व करना चाहते हैं, टिकट रिजर्व करना चाहते हैं। अब वो बहुत तरह का हो सकता है, टिकट रिजर्वेशन में हमारा काम हो सकता है। जैसे मान लो हम रेलवे का टिकट बुक करना चाहते हैं, बस का करना चाहते हैं, मूवी का करना चाहते हैं, तो रिजर्वेशन में तुम्हारा वो भी आ जाएगा, होटल का रिजर्व, किसी रूम का रिजर्व, किसी रूम को रिजर्व करना चाहते हैं। तो अब इसमें मेन चीज क्या होगा, मुख्य बात इसमें क्या होगा, तो ये सॉफ्टवेयर को सारा ट्रैक उसको रखना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स क्या है,
कितना सीट अवेलेबल है, कहाँ से कहाँ तक में वो सीट अवेलेबल है, कहाँ के बाद अगर मान लो कहीं तक वो सीट पहले से ऑलरेडी बुक है तो वो कहाँ पर खाली होगा, फिर वहां से अगर कोई पैसेंजर चढ़ना चाहता है तो उसको वो अवेलेबिलिटी में दिखना चाहिए टिकट, ठीक है। तो और अगर किसी को टिकट अलॉट हो गया, कोई पार्टिकुलर सीट अगर किसी को मिल गया तो फिर वो हमारा रिकॉर्ड से हट जाना चाहिए, वो सेम सीट या सेम अवेलेबिलिटी जो टिकट का है वो किसी दूसरे पर्सन को नहीं दिखना चाहिए। तो ये सारा चीज ये मैनेज करेगा रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, बुकिंग ऑफ टिकट से लेकर के उसका कितना पेमेंट वगैरह बन रहा है, उसका बिल क्या हो रहा है, वो सब चीज ये प्रिंट आउट करके दे सकता है। और फाइनली हम लोग आते हैं वेदर फॉरकास्टिंग। जैसा नाम से पता चल रहा है मौसम का पूर्वानुमान, इसमें हम लोग आज के समय में ये इतना कॉमन सॉफ्टवेयर है कि हमारे मोबाइल्स वगैरह में भी हमेशा ये दिखते रहता है ऊपर में कि भाई अभी के समय में ये टेम्परेचर है, क्लाउडी वेदर है, हेजी है, बारिश हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, फिर अगला 5 दिन का 10 दिन का तुमको वेदर के बारे में ये जानकारी भी देता है। तो ये वेदर फॉरकास्टिंग से हमारा यही मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे मौसम के पूर्वानुमान के बारे में हम लोगों को बताता है ना, कि आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम कैसा रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, ये सब चीज ये बताता है। तो ये सब डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और कहने का मतलब ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इसी खास फील्ड में ही यूज हो सकते हैं। कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर के रूप में काम नहीं कर सकता है, कोई रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर पेरोल सिस्टम में काम नहीं कर सकता है, कोई होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में काम नहीं कर सकता है। तो ये सब कुछ खास फील्ड्स को, कुछ खास चीजों को ध्यान में रख करके बनाया हुआ है, इसीलिए इनको हम लोग डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए, ये तो बात हो गया डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओपन सोर्स कंसेप्ट्स के बारे में। हो सकता है कि तुम लोग में कुछ लोग इसका नाम सुने हो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारा कैटेगरी ऐसा होता है जिसको हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में ला सकते हैं, और उनको अलग अलग तरह से हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग आते हैं इसमें, वो देखेंगे फ्री सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है फ्री सॉफ्टवेयर मतलब फ्री हो, तो फ्री हो किस सेंस में? तो फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं, और इसके लिए हमको कोई पेमेंट देने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा मतलब ये। तो जब इसका नाम ही फ्री सॉफ्टवेयर है तो फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब द सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड फ्रीली। तो किस सेंस में यूज करने के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसको हम लोग फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू डू विद इट वी कैन डू, एंड वी विल नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर इट। कोई भी एक पैसा भी हमको इस पर खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ये कहलाता है तुम्हारा फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम लोग आते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अब इसको कहेंगे हम लोग क्या कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इसको हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये फ्री ऑफ चार्ज हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये फ्री ऑफ चार्ज हो,
मतलब जो कंपनी इसको जो कंपनी इसको कंस्ट्रक्ट किया है वो हो सकता है कि पेमेंट रिसीव कर ले, कि उसको अगर फर्दर डेवलपमेंट करना है, उसको किसी जो पर्सन उसको यूज कर रहा है अगर उसमें उसको कुछ फैसिलिटी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट अगर उसको चाहिए, एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसमें चाहिए, तो उसके लिए वो उसको पेमेंट चार्ज कर सकता है। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं उदाहरण के तौर पर एक सिंपल सा एडोब रीडर का हम एग्जांपल ले लें कि हम लोग उसको फ्रीली यूज करते हैं केवल पीडीएफ फाइल्स को रीड करने के लिए, लेकिन अगर हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहते हैं कि भाई हमको वो एडिट करने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, हम पीडीएफ एडिट भी कर सकें, उसको शेयर कर सकें, या फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा काम जिसके लिए हमको पेमेंट वो चार्ज करता है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको फ्रीली यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके फर्दर इंप्रूवमेंट या कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अगर हम उसका यूज करना चाहें तो उसके लिए वो जो उसका कंस्ट्रक्टर है, जो कंपनी है जो उसको बनाया है, वो हमसे चार्ज वसूल सकता है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि भाई जिसके लिए हमको लाइसेंस की लेना पड़ेगा। ये ना तो ओपन सोर्स है ना ही फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन बाय द सप्लायर और वेंडर, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, कि जो इसका सप्लायर है, जो इसका वेंडर है, बिना उसके परमिशन के हम लोग इसको जो है मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट, कॉपी, ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसका लाइसेंस हमको लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो अगर हम लोग सिस्टम जब यूज चलाते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, बहुत में पायरेटेड विंडोज 10 या आज के समय विंडोज 10 चलता है कॉमन, तो वो हमारा इंस्टॉल्ड रहता है, लेकिन अगर तुम उसका सारा फैसिलिटी यूज करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो हम MS ऑफिस यूज करना चाहें उसका लेटेस्ट वर्जन, तो उसको जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे तब तक यूज नहीं कर सकते हो। तो ये सब प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर के अंडर आएगा जिसको हम लोग फ्रीली यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आते हैं हम लोग फ्रीवेयर। फ्रीवेयर किसको कहेंगे भाई? तो इसका देखो कोई ऐसा क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे पास अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग फ्रीली उसको यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जनरली ऐसा सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर के अंडर आता है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, वी कैन कॉपी इट, डिस्ट्रीब्यूट इट, बट वी कैन नॉट मॉडिफाई इट। कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा फ्रीवेयर कहलाता है। फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर ये दोनों अलग अलग चीज है। फ्री सॉफ्टवेयर को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते थे, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और लास्ट हम लोग आते हैं शेयरवेयर। ठीक है, तो शेयरवेयर हम लोग किसको कहेंगे कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके कॉपीज को हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को उसका परमिशन चाहिए, उसके लिए हो सकता है हमको कोई पेमेंट करना पड़े। और एक चीज है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही फ्रीली हमको अवेलेबल होता है। कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही फ्रीली अवेलेबल होता है, जैसे ट्रायल पीरियड के बेसिस पर तुमको दे दिया जाए
कि भाई इतना दिन के लिए ट्रायल फ्री है, लेकिन उसके बाद पैसा लगेगा। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं वो सब तुम्हारे इस कैटेगरी में आते हैं, शेयरवेयर के कैटेगरी में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर काइंड ऑफ ओपन सोर्स कंसेप्ट। इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट। तो ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।